नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार स्वागत है स्टडी विद सुधीर सर चैनल में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नया बजट आ चुका है। वो कल ही बजट आया और बजट विश्लेषण आपके सामने 2025-26 का लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इसका दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि जो आम आदमी भी जो बजट से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं वो इसके माध्यम से जान सकते हैं। साथ ही विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये वैसे तथ्यों का संग्रह है या वैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को मैंने बताने का प्रयास किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, निर्मला सीतारमण है ना, इन्होंने बजट पेश किया था। और पहली बात तो इनकी बजट में जो प्रमुख न्यूज़ में है वो इनकी साड़ी भी है। ठीक है, इनकी साड़ी भी प्रमुख न्यूज़ में है क्योंकि ये मधुबनी पेंटिंग से बनी हुई साड़ी है। और पद्मश्री विजेता दुलारी देवी ने इस साड़ी को बनाया था और इन्हें भेंट किया गया था और वही पहन के ये बजट पेश की हैं। तो बजट विश्लेषण के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप आप हमारी बात सुन रहे हैं या समझ रहे हैं कि ये जो बजट विश्लेषण है आपका दो तरीके से हेल्प करने वाला है। पहला है कि आप जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो तैयारी नहीं करते हैं, उन्हें भी इस बजट से या इस बजट के माध्यम से ढेर सारी जानकारी मिल पाएगी। और दूसरा, जो विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो, सारे परीक्षाओं में बजट से, करंट बजट से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। और वे सारे प्रश्न आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो को देखने के बाद आप बना पाएंगे। निश्चित रूप से ये बिल्कुल सटीक कलेक्शन आपके सामने में पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं बजट 2025-26 की प्रमुख बातों को। ठीक है, देखिए अब आपको दिख पा रहा है यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को 8वीं बार बजट पेश किया। मतलब पहला प्रश्न तो यही है कि निर्मला सीतारमण ने कैवीं बार बजट पेश किया, तो 8वीं बार ध्यान रखिएगा, है ना। निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया। ओके, ये बजट का आकार कितना है, भारत का जो ये बजट बना है वो कितना बड़ा बना है, तो 50.65 लाख करोड़, 50.65 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है ना। बजट में जो सबसे हॉट न्यूज़ में होता है टैक्स स्लैब होता है। टैक्स स्लैब को हम लोग जानेंगे, टैक्स स्लैब को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये जो टैक्स स्लैब है एक नए कॉन्सेप्ट के तहत टैक्स स्लैब को लाया गया है, उसको पहले समझ लीजिए तो फिर छूट वगैरह आप समझेंगे। एक इसको कहते हैं सूचक्र कहते हैं, है ना, सूचक्र ये समझिए, सूचक्र या वर्चुअस साइकिल, इसको क्या कहते हैं, वर्चुअस साइकिल कहते हैं। वर्चुअस साइकिल इसको कहते हैं, वर्चुअस साइकिल, सूचक्र कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास टैक्स, जो भारत की जनता पहले टैक्स दे देती थी, यदि उसको उस टैक्स में यदि रिबेट दिया गया है, टैक्स में छूट दी गई है, तो उसके पास जो एक्स्ट्रा बच रहा है पैसा, है ना, वो उस पैसे को खर्च करेगा। ठीक है, और जब वो खर्च करेगा तो वस्तुओं की मांगों को बढ़ा देगा, और वस्तुओं की मांग जब बढ़ेगी तो उनका उत्पादन बढ़ेगा, है ना। उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी हमारे फैक्ट्री हैं, उद्योग हैं, उसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है, ये जो नया टैक्स स्लैब लाया गया है जिसमें टैक्स रिबेट प्रदान किया गया है लोगों को, उसके बारे में आपको समझना है। आई होप आप समझ गए होंगे बात कि जो जनता के पास टैक्स से बचत होगी, टैक्स स्लैब में जो उनको छूट दिया गया है, जैसे आप सबों ने न्यूज़ में हाईलाइटेड पढ़ा कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 12 लाख की आमदनी करने वालों पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो न्यूज़ है उसका ये जो कॉन्सेप्ट क्या है
उसको समझना है ना, कि जो पैसा उनके पास बचेगा वो मार्केट में लेके आएंगे, और मार्केट में लेके आएंगे तो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या मार्केट में किसी भी चीज को परचेज करेंगे, तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, और वस्तुओं की मांग जब बढ़ेगी तो इसके कारण वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही रोजगार में वृद्धि होगी। उसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअस साइकिल कहते हैं, वर्चुअस साइकिल कहते हैं, सुचक्र कहते हैं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट से टैक्स स्लैब को यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको टैक्स स्लैब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। टैक्स स्लैब आप सब जानिए कि क्या टैक्स स्लैब है और इसकी क्या सच्चाई है, कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, आम जनता से ये कैसे रिलेटेड है। ओके, तो नए टैक्स स्लैब में आप देखो कि जीरो से नए टैक्स स्लैब में 0 रुपीज से जो 4 लाख तक है, 4 लाख है ना, ये 4 लाख, इस पर जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0। ठीक है, 0%। ओके, उसके बाद दूसरा जो है 4 लाख से 8 लाख तक। ठीक है, 4 लाख से 8 लाख तक जो टैक्स है वो 5% है। ठीक है, 5%, इसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 8 लाख से 12 लाख तक जो है, 8 लाख से 12 लाख तक आपको 10% लगेगा। ठीक है, 10% लगेगा। और 12 लाख से 16 लाख, 12 लाख से 16 लाख के बीच जो इनकी आमदनी है उनको जो टैक्स लगेगा वो 15% लगेगा, 15% लगेगा। और फिर 16 लाख से 20 लाख तक, ठीक है, 16 लाख से 20 लाख तक जो उनको टैक्स लगेगा वो 20% लगेगा, 20%। ठीक है, 16 लाख से। उसके बाद 20 लाख से 24 लाख तक, 20 लाख से 24 लाख तक, 20 लाख से 24 लाख तक 25%, 25% टैक्स लगेगा, है ना। और फिर 24 लाख से ऊपर, 24 लाख से चाहे आप जितना अधिक कमाते हैं, 24 लाख से ऊपर जो लगेगा वो 30% लगेगा। ठीक है, तो ये टैक्स स्लैब है हमारा। तो पहला ये तो टैक्स स्लैब देख लिया आपने। अब यहां से प्रश्न है कितने टैक्स स्लैब है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। तो नए टैक्स स्लैब में कितने टैक्स स्लैब हैं आपके, 7 हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0 रुपीज से 4 लाख तक 0% है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपया तक साल में यदि आमदनी होती है तो ध्यान रखेंगे, 4 लाख से 8 लाख रुपया तक 5% लगेगा। 8 लाख से 12 लाख तक 10%, और 12 लाख से 16 लाख रुपया जो वार्षिक आमदनी है उस पे 15% लगेगा। 16 लाख से 20 लाख रुपए की जो वार्षिक आमदनी है उस पे आपको 20% लगेगा। और 20 लाख से 24 लाख के बीच यदि आपकी आमदनी है तो 25% टैक्स लगेगा। और 24 लाख से यदि ऊपर है आपका, 24 लाख के बाद जितना भी कमाते हैं, है ना, उसमें 30% लगेगा। ओके, ये ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स जो है वो डेग्रेसिव मेथड से लगता है। ठीक है, इनकम टैक्स जो इकोनॉमिक सिद्धांत में आप समझिए, जो हमारा इनकम टैक्स लगता है वो डेग्रेसिव मेथड से लगता है। ठीक है, डेग्रेसिव मेथड्स कहने का मतलब कि ये प्रोग्रेसिव भी है और प्रोपोर्शनल भी है, दोनों है। मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़ रही है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ रही है उसमें टैक्स की दर भी बढ़ रही है। आप देख पा रहे हैं टैक्स की दर भी बढ़ पा रही है। लेकिन एक ऊंचाई के बाद 24 लाख के बाद ये क्या हो जा रहा है, फ्लैट हो जा रहा है, प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, आनुपातिक हो जा रहा है ना। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स लगता है वो डेग्रेसिव मेथड्स पे लगाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, है ना, कुछ एक क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि जो हम लोग कहते हैं कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख तक की आय पर, है ना। तो यहाँ पर ही 5% और 10% क्यों बताया जा रहा है, टैक्स स्लैब में क्यों दिया हुआ है। ठीक है,
बड़े बड़े हेडिंग्स में पेपर में दिया हुआ है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये 5% और 10% टैक्स क्यों बताया जा रहा है, इसको ध्यान में रखना है ना। तो एक इसे आसान तरीके से आप समझिए, ये 12 लाख है क्या, सो ध्यान रखिए। पहले जो था सेक्शन 87A के तहत 7 लाख रुपया तक की आय पर जो छूट दी जाती थी, जो 7 लाख लिमिट था कि 7 लाख रुपया की आय होगी तो आपको छूट दिया जाएगा, उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है 12 लाख। ठीक है, सेक्शन 87A के तहत, ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन 87A के तहत जो पहले 7 लाख रुपया पर जो छूट आपको मिलती थी, उसकी लिमिट 7 लाख के जगह अब क्या कर दिया गया है, 12 लाख कर दिया गया है। ये आपको समझना है, वही 12 लाख आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या रियल में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो मिलने वाला है छूट आपको, है ना, ये नौकरी पेशा वालों को, यदि सैलरीड वर्ग है, सैलरी से आपकी आमदनी हो रही है, तो ये मिलेगा नए टैक्स रिजिम में, है ना, नए टैक्स रिजिम में आपको ये मिलने वाला है। ये जो मिलेगा, एक पुराना टैक्स रिजिम होता है, एक नया टैक्स रिजिम है। ठीक है, तो नए टैक्स रिजिम को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वो भी जो सैलरीड पर्सन है उनको मिलने वाला है ये। ठीक है, अब न्यू टैक्स रिजिम में क्या किया गया है ना, न्यू टैक्स रिजिम में ये कहा गया कि 4 से 12 लाख, जो 4 लाख से 12 लाख का जो आमदनी है, 4 लाख से 12 लाख तक के जो आएंगे, 4 लाख से 12 लाख तक की आमदनी को जो है लगने वाला टैक्स जो 5% और 10%, 4 लाख तक 5% लग रहा है और 12 लाख तक 10% लग रहा है, इसको सरकार माफ कर देती है, इसको सरकार माफ कर देती है ना। ये भी धारा 87A के तहत, 87A के तहत ये क्या करेगी, सरकार माफ कर देगी 4 लाख और 12 लाख तक जो टैक्स लग रहे हैं। और इसी आधार पे ये कहा जा रहा है कि आपको ये मतलब दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ 12 लाख ही नहीं है, जो सैलरीड पर्सन हैं उनको जो है 12,75,000, ठीक है, ये 12,75,000 तक की जो आमदनी है ना, 12,75,000 तक, इसमें टैक्स जीरो है। 12,75,000, सिर्फ 12 ही नहीं, 12,75,000 की आमदनी वाला आमदनी जो होगा उस पे जो है सो टैक्स जीरो है। क्यों? पहला तो आपको 12 लाख कैसे माफ हो रहा है, 12 लाख तक में कैसे माफ हो रहा है, ये दोनों टैक्स मैंने बता दिया, सेक्शन 87, ये आपको ध्यान रखना है। ये 75,000 जो है ना, ये 75,000 रुपया एक सरकार जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन करती है, ये स्टैंडर्ड डिडक्ट कर देती है 75,000 रुपया। ठीक है, तो कुल मिला के 12,75,000 रुपया नौकरी पेशा वालों के लिए टैक्स फ्री है। ये आई होप आप समझ गए होंगे हमारी बात। ठीक है, 12,75,000 ये टैक्स फ्री है आपको। ठीक है, ओके, तो ये टैक्स स्लैब को ऐसे आपको समझना है। ओके ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं और आगे देखते हैं नए क्या समाचार हैं टैक्स से रिलेटेड या अदर और भी बातें। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर आप देखिए, अगर यहां पर मैंने लिखा भी है, ठीक है, वो चीजों को मैंने लिख दिया जो आपको मैंने समझाया। ठीक है, अगर आप 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा तो फिर 4 से 12 लाख तक का जो प्रावधान है, 5 से 10% टैक्स का प्रावधान क्यों है ना, इसे आसानी से समझ सकते हैं। 7 लाख तक की आय पर 87A के तहत जो छूट मिलती थी उसके लिमिट 12 लाख कर दी गई है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं बता चुका आपको कि 12,75,000 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है धारा 194A। धारा 194A के तहत जो सीनियर सिटीजन है को पहले 50,000 तक की इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगता था। मतलब कहीं वो फंड यदि जमा किए हो या कुछ उस तरह के उनके पास किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किए हो जिसका इंटरेस्ट आ रहा हो उनका, तो 50,000 यदि इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर टैक्स लगता था। अब क्या किया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए ये बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है ना, आप देख पा रहे हैं, ये 1 लाख रुपया कर दिया गया है, 50,000 से 1 लाख रुपया कर दिया गया है।
ठीक है। वहीं अन्य लोगों के लिए क्या था कि यदि रेंट से आपको 40,000 रुपये आ रहा है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। ये नए जो बजट है उसमें कर दिए गए हैं। क्लियर है ना। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है, रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट की सीमा। ठीक है, टीडीएस छूट की सीमा जो है, टीडीएस नहीं कटेगा। पहले टीडीएस कटता था, 2.5 लाख में ही टीडीएस कट जाता था, है ना। 2.5 लाख पर ही टीडीएस कट जाता था। टीडीएस क्या हुआ, टैक्स डिडक्टेड एट कोर्स, ठीक है, सोर्स, सॉरी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टैक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना। तो रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की जो छूट की सीमा है ना, वो पहले 2.5 लाख थी, उसको बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है नए बजट में। टीडीएस नहीं कटेगा, है ना। 6 लाख तक यदि आपकी रेंटल इनकम हो रही है तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है, टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर, विदेश में यदि पैसा भेजते हैं तो टीसीएस, यहां पर एक नया टर्म आया टीसीएस, है ना, टैक्स कैलकुलेटेड एट सोर्स, टैक्स कैलकुलेटेड एट सोर्स आपको ध्यान रखना है। तो विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टीसीएस के लिमिट अब 10 लाख रुपए कर दी गई है, 10 लाख रुपए, है ना, उस पर टीसीएस नहीं कटेगा। ओके, पहले यह 7 लाख थी, पहले 7 लाख था, उसमें 3 लाख का इंक्रीजमेंट हुआ है, वो 10 लाख रुपया कर दिया गया है टीसीएस के मामले में। टीसीएस समझ रहे, है ना, टैक्स कैलकुलेटेड एट सोर्स, और यहां पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, बजट की प्रमुख बातों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए इसमें किसको क्या मिला, है ना, किसान वर्ग को क्या मिला है उसको समझिए, किसानों को क्या मिला इस बजट से। तो सबसे पहला देखो, सरकार ने कृषि को सेक्टर ऑफ फ्यूचर माना है, भविष्य का क्षेत्र माना है। किसे माना है, एग्रीकल्चर को माना है, ठीक है। दूसरा क्या है, तूर, उड़द और मसूर पर, मतलब दलहन फसलों पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय एक मिशन प्रारंभ करने की बात कही गई है। मतलब दलहन उत्पादन को और बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए एक 6 वर्षीय कार्यक्रम का प्रारंभ करने की घोषणा की गई है इस नवीन बजट में, 2025-26 के बजट में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसानों को और क्या बेनिफिट है। केसीसी के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आपको बैंकों से लोन मिलते थे, है ना। तो वो लोन के लिमिट 3 लाख रुपया थी। केसीसी के माध्यम से मैक्सिमम आप 3 लाख रुपया लोन ले सकते थे, उसको बढ़ा के 5 लाख रुपया करने का ऐलान किया गया है। मतलब केसीसी से अब 5 लाख रुपया तक लोन ले सकते हैं। और केसीसी का कॉन्सेप्ट है कि भाई इससे एग्रीकल्चर कार्यों में हम लगाएं और उसकी आमदनी से फिर इसकी भरपाई करें या बैंकों को पैसा चुकाएं और फिर से निकाल के नई कृषि कार्य में इसे लगा सकते हैं। तो ये कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केसीसी लाया गया था और इसकी जो लिमिट थी पहले वो 3 लाख थी, लेकिन नवीन बजट में इसको क्या कर दिया गया है, 5 लाख करने का ऐलान किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, कपास उत्पादकता में वृद्धि के लिए 5 वर्षीय मिशन, है ना, कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया। 5 वर्षों का टारगेट लिया गया है, 5 वर्षीय मिशन प्रारंभ करने की बात कही गई है। ओके, इस बजट में बिहार को लेकर काफी चर्चा है, बिहार को लेकर काफी चर्चा है। और बिहार को क्या क्या मिला है, बिहार को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, स्थापित किया जाएगा। पटना आईआईटी का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। मखाना उत्पादन के लिए, ठीक है, मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग से बोर्ड का गठन किया जाएगा। मिथिलांचल में बाढ़ से निपटने के लिए नई योजना का ऐलान किया गया है। तो ये किसानों को मिला है इस बजट से, है ना। और आगे देखते हैं कि इन्हें क्या फायदा हुआ या किसानों को क्या फायदा हुआ, है ना। तो किसानों को देखो आगे और भी फायदे हैं।
क्या फायदे हैं? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रारंभ किया गया है। ओके, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर डेयरी तथा मछली पालन के लिए, ठीक है, 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। डेयरी के लिए मतलब दूध उत्पादन के लिए और मछली पालन यदि कोई करना चाहते हैं तो उनको 5 लाख तक का लोन मिलेगा। ठीक है, अभी तुरंत मैंने कहा था कि मिथिलांचल में बाढ़, तो यहाँ कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। कोसी नहर परियोजना का प्रारंभ किया जाएगा, कहाँ? मिथिलांचल में, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो असम के नामरूप में यूरिया पावर प्लांट लगेगा, यूरिया प्लांट लगेगा जिसकी क्षमता होगी 12.7 लाख मीट्रिक टन, है ना, मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता होगी। यहाँ पर मिलियन मत समझिएगा, इसको मिलियन मत समझिएगा, इसको मीट्रिक समझिएगा। ठीक है, ये मीट्रिक टन है ना, मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता होगी। कहाँ लगेगा? असम के नामरूप में यूरिया प्लांट लगेगा। ओके, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और देखने का प्रयास करते हैं आगे के प्रावधानों को, आगे किसको क्या मिला। देखो यूथ को क्या मिला है ना, युवा को यहाँ क्या मिला है उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। युवा को क्या मिला है, ठीक है, युवा को यहाँ पर क्या मिला है उसका ध्यान रखेंगे हम सब। ठीक है, और यहाँ देखिए यूथ को मिला है स्टार्टअप के लिए, नए बिजनेस शुरू करने के लिए, है ना। एक फंड बना है 10,000 करोड़ का, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनेगा, ये नवीन बजट में कहा गया है। दूसरा देखिए 500 करोड़ रुपए में या 500 करोड़ रुपए की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे इंडिया में, है ना। मतलब आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार काफी सजग है या सरकार काफी प्रयासरत है, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए से 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी, 75,000 सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, है ना। 2 तरह के होते हैं, एक होता है आप यहां समझ लो, एक होता है एफडीआई होता है, दूसरा होता है एफआईआई होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया एफडीआई, और ये हो गया इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब जो विदेशी कंपनी वो ऑल इन ऑल होती है, सारी कुछ वही करती है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन जब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश की कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, तो उसको एफआईआई कहते हैं, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखो बीमा क्षेत्र में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा पहले 74% थी, जिसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। क्लियर सबका? ओके, इसके अलावा आप देखो बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा, बिहार में, है ना। इसके अतिरिक्त आप देखो एमएसएमई आप देखो माइक्रो लेवल पे जो हमारे इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके लिए भी प्रयास किया गया है, और इसके लिए लोन गारंटी लिमिट जो है ना 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है एमएसएमई के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्या इंफॉर्मेशन है सामान्य लोगों के लिए और परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए, है ना। देखिए अब आपके पास एक फिगर दिख रहा है, और इसमें मैंने बताया कि रुपया कहाँ से आता है, सरकार की आमदनी का सोर्स क्या है उसको देखना है। परीक्षा में पूछेगा कि सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है वर्तमान बजट के अनुसार से, है ना। तो यहाँ पर ये सारे सोर्स मैंने दिखाए हैं आपको, और उनका परसेंटेज दिखाया है ना। ये टोटल जीडीपी जितना भी परसेंटेज जो शो होता है, जितना भी परसेंटेज जो शो किया जाता है वो जीडीपी के हिसाब से शो किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा रुपया कहाँ से आ रहा है ना। आप परसेंटेज यदि आप देख रहे हैं तो आपको भी आइडिया लग रहा होगा
कि यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा रुपया आ रहा है आपको किससे, सबसे ज्यादा रुपया आ रहा है आपको उधारी एवं अन्य देनदारियां से 24%, 24% उधारी है हमारा, है ना, 24%। इसके बाद दूसरा जो बड़े आमदनी का सोर्स है वो है इनकम टैक्स है आपका, आयकर 22%, 22% इनकम टैक्स से आता है, ठीक है, 22%, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बड़ा है ना, आपसे पूछ सकता है कि आप क्रम सजाएं, जो सरकार को फंड आता है, सरकार को जो फंड आता है उसका एक क्रम सजाएं, है ना, इन डिग्री असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाने के लिए आ सकते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा तो उधारी से आ रहा है, दूसरा इनकम टैक्स से आ रहा है, तीसरा जीएसटी से आ रहा है ना, सरकार ने जीएसटी भी खूब वसूला है, देखो जीएसटी से 18% आ रहा है। और उसके बाद आपको निगम कर से आ रहा है, निगम कर से, निगम कर कारपोरेट टैक्स, निगम कर कारपोरेट टैक्स कहते हैं। और ये कहां से आ रहा है आपको, कंपनी के मुनाफा, निगम टैक्स कहां लगता है, कारपोरेट टैक्स किस लेवल पे लगता है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, कंपनी जो प्रॉफिट करती है उस पे कारपोरेट टैक्स लगता है, क्लियर। तो कारपोरेट टैक्स है, तो देखो पहला सबसे बड़ा आय का स्रोत है हमारा उधारी, दूसरा है इनकम टैक्स तीसरा है आपका जीएसटी है, और चौथा है कारपोरेट टैक्स है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे आप देखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो उत्पाद शुल्क है उससे बहुत कम आते हैं, है ना, मात्र आपको 5% उत्पाद शुल्क से यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस डाटा में, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये सरकार की आय के सोर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब सरकार का व्यय देखेंगे, खर्चा, है ना, रुपया जाता कहाँ है, खर्च कहाँ कहाँ सरकार करती है, सबसे ज्यादा खर्च किस सेक्टर पे सरकार कर रही है ना, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो आप इस चार्ट के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा रुपया जो सरकार खर्च कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है, वो देखो यहाँ पर 22% आपको दिख रहा है। ये 22% राज्यों का कर एवं शुल्क हिस्सा, राज्यों को जो परसेंटेज दिया जाता ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी जीडीपी है उसका 22% है ना। ये सिर्फ रेवेन्यू का तो ज्यादा ना, फाइनेंस कमीशन तो ज्यादा रिकमेंड किया है, लेकिन यहाँ जीडीपी के कॉन्सेप्ट में बता रहा है तो 22% आपका राज्यों का जो टैक्स है या राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता है उस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। और दूसरा बड़ा जो सेक्टर है वो आपको पैसा कहाँ खर्च होता है, तो आप देखो ब्याज भुगतान, है ना, उधारी हम लोग लिए थे, सबसे बड़ी आमदनी का सोर्स उधारी है, तो सबसे ज्यादा पैसा भी तो खर्च ब्याज पर ही होगा, ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप परसेंटेज को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको बार बार देखेंगे। तो ये परसेंटेज जैसे आपसे पूछ सकता है सब्सिडी पे कितना % खर्च होता है, डिफेंस पे कितना, डिफेंस पे देखो, डिफेंस पे 8%, ध्यान रखिएगा, डिफेंस पे 8%। अमाउंट भी मैं बताऊंगा, अमाउंट में भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि रक्षा पर कितने करोड़ खर्च होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो टोटल जीडीपी का 8% डिफेंस पे खर्चा कर रहा है, सब्सिडी पे जो खर्चा कर रहा है वो आपको 6% खर्चा कर रहा है, ठीक है। जितने भी स्कीम्स हैं उस पे 16% खर्चा कर रहा है। पेंशन पे आप देखिए, पेंशन पे खर्चा हो रहा है 4%, ठीक है, 4% यहाँ पेंशन पे खर्च हो रहा है। तो ये जो परसेंटेज है ना, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको जानना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग और आगे जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए अब रिसिप्ट टोटल को समझने का प्रयास करते हैं। देखो हमारी जो आमदनी होती है, सरकार की जो आमदनी होती है, एक पहली आमदनी उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, राजस्व प्राप्ति कहते हैं, ये राजस्व प्राप्ति है। और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति यहां ध्यान रखेंगे। तो रेवेन्यू का जो ये डाटा दिखाया गया है, आप सब देख रहे हैं 2023-24 में, है ना। यहाँ पर आप देखो इतना लाख करोड़, ऊपर जो ये दिया गया है ना, ये जो नंबर आपको दिए गए, इतना लाख करोड़ आपको समझना है, इतना लाख करोड़। तो यहाँ पर देखिए जो रेवेन्यू जो टैक्स वगैरह से जो इनकम होते हैं उसी को रेवेन्यू इनकम कहते हैं, ठीक है,
राजस्व ये प्राप्ति कह रहे हैं हम लोग, और ये राजस्व रेवेन्यू जो हमको आ रहा है 2023-24 से लेकर 25-26 तक दिया गया है ना। तो 25-26 में जो एस्टिमेटेड है रेवेन्यू आपका, रेवेन्यू रिसीप्ट वो कितना है आपका 34.2 लाख करोड़, इतना आएगा राजस्व प्राप्ति होगा हमारा। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति कितना हो रहा है, देखो पूंजीगत प्राप्ति कम हो रहा है 16.4 लाख करोड़, 16.4 लाख करोड़। ये क्रम से आप समझ सकते हैं कि बढ़ रहा है घट रहा है ना। तो आप देखो इसकी डेटा आपके सामने है। ठीक है, इस डेटा को समझना है कि राजस्व प्राप्ति के नेचर क्या रहे हमें 2023-24 से, और पूंजीगत प्राप्ति का नेचर क्या रहा है उसको भी हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये देखने से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ये फिर व्यय को देखते हैं, राजस्व व्यय का क्या परसेंटेज है। और यहाँ पर देखिए ये व्यय का डाटा आपके पास आ गया है ना, प्रभावी पूंजीगत व्यय आप यहाँ पर देखो और राजस्व व्यय देखो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, यहाँ पर मैं एक बात समझाना चाहूँगा आप सबों को, ये पूंजीगत व्यय जो है ना, यदि देश में पूंजीगत व्यय ज़्यादा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होता है, तो ये देश के लिए अच्छा माना जाता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको कहते हैं गोल्डन रूल कहा जाता है, एक स्वर्णिम नियम है। दुनिया की हर सरकार ये चाहती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, है ना। क्योंकि क्यों ऐसा कहती है उसको समझेंगे। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, राजस्व व्यय है, ये क्या होता है, ये उपभोग नेचर का होता है, नेचर ऑफ कंजप्शन होता है, ये उपभोग नेचर का होता है। ठीक है, इससे देश आगे नहीं बढ़ता है। राजस्व व्यय यदि आपका बढ़ रहा है, ये ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा गैप है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार। ठीक है, राजस्व व्यय अधिक बढ़ रहा है तो। यदि पूंजीगत व्यय, पूंजी हम लोग सब जानते हैं, पूंजी किसको कहते हैं, पूंजी हम उसको कहते हैं जिससे हम नया धन कमाते हैं। नए धन कमाने के लिए यदि हम कोई धन लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसी को हम लोग पूंजी कहते हैं, है ना। तो यदि पूंजीगत व्यय और पूंजीगत व्यय के लिए यदि उधारी लिया गया तो टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन यदि आपका राजस्व व्यय अधिक है और राजस्व व्यय के लिए आप लोन अधिक ले रहे हैं, उधारी का यदि नेचर हम लोग पढ़ेंगे, उधारी देखेंगे किसके लिए ज्यादा उधार लिया गया है, तो यदि राजस्व व्यय के लिए उधारी ज्यादा है तो ये चिंता वाली बात होती है। क्योंकि ये क्या है, ये उपभोग नेचर है। जैसे राजस्व व्यय में मेनली क्या होता है, जैसे कोई किसी को वेतन है, पेंशन है, सब्सिडी है, ठीक है, तो ये जिस व्यक्ति को दिया गया वो उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है, उससे देश के विकास में कोई योगदान नहीं है, है ना। तो ये खर्चा यदि ज्यादा हो रहा है तो अभी भी ये बजट चाहे जितना भी लुभावना हो, लेकिन यहाँ जो डाटा दिखा रहा है आपका वो आप देखिए, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, आप देख पाइए। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, पूंजीगत व्यय 15.5 लाख करोड़, जबकि राजस्व व्यय आपका 39.4 लाख करोड़ है ना, दुगना से भी ज्यादा है। जो हमारा पूंजीगत व्यय है उससे ज्यादा दुगना व्यय, दुगना से भी अधिक है राजस्व व्यय है ना। तो ये जो डाटा है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत फेवरेबल नहीं है देश के लिए, ये मैं कमेंट करना चाहूँगा इस बजट के प्रति, है ना। हाँ, यही पूंजीगत व्यय अधिक होता, बहुत ज़्यादा खर्च होता, इधर कम होता, है ना, तो ये डेटा सही माना जाता है, ये बजट देश के लिए बहुत अच्छा माना जाता। लेकिन इसमें जो है ना, जिस पैसे का, सपोज करो कि जिस पैसे का हम सिर्फ खाने पीने में उपयोग करते हैं, उस पैसे का आपके विकास में कोई योगदान नहीं है, तो आपका विकास नहीं होगा। लेकिन उसी पैसे का यदि हम कोई बिजनेस करते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो आपका विकास होगा, है ना। देश के साथ भी वैसे ही समझिए। अब देश के साथ यहाँ पर देखिए, ये पूंजीगत व्यय मात्र 15.5 लाख करोड़ है ना, जबकि जो खा पी के एकदम फिनिश करने वाला व्यय है वो आपको 39.4 लाख करोड़ है, डबल से भी ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये आई होप समझ गए होंगे, और इसी को गोल्डन रूल कहते हैं, है ना। राजस्व व्यय को घटाना है, पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है, ताकि देश लंबे समय में या दीर्घ काल में हमारा देश
ज़्यादा विकास कर सके, इसका प्रयास विश्व का हर अर्थव्यवस्था करता है या करना चाहिए मेरी समझ से, ठीक है, या इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के अनुसार से। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, हम आगे की चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब घाटे की प्रवृत्ति देखिए, है ना। घाटे का जो डिफिसिट है हमारा, डिफिसिट को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। डिफिसिट आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ईयर वाइज डिफिसिट दिया गया है, सैंपल दिया हुआ है, आप इधर से शुरू कर सकते हैं। 2021-22 से डिफिसिट दिखाया गया है, डिफिसिट दिखाया गया है यहाँ घाटे की जो। तो 2021-22 में देखो घाटा बहुत था, वो लगातार घट रहा है, लगातार। देखो ये क्या है, लगातार यहाँ पर जो ये कर्व बन रहा है ये घट ही रहा है, लगातार घाटा घट ही रहा है ना। तो घाटा घट रहा है ना। तो ये सरकार का, मैं कह सकता हूँ कि ये, मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ तो डेटा दिख पाएगा आपको। ये देखो यहाँ भी, आप देखो यहाँ भी घट ही रहा है ना। तो ये घटने की प्रवृत्ति है, घाटे जो डिफिसिट है हमारा वो लगातार मिनिमाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब इसका परसेंटेज, आपके एग्जामिनेशन में इसका परसेंटेज आपसे पूछेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जीडीपी के परसेंटेज के रूप में आपको ध्यान रखना है, ओके। अब यहाँ देखो फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट दिखाया गया है ना। फिजिकल डिफिसिट, ये राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा यही रहता है, राजकोषीय घाटा, इसको ध्यान में रखेंगे। ये फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट आपका लेटेस्ट कितना है, 4.4 है ना, 4.4%। जीडीपी का 4.4% आपका फिजिकल डिफिसिट है। अर्थव्यवस्था की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको फिजिकल डिफिसिट के बारे में जानना होगा, है ना। इसके बारे में विशेष कभी कोई वैसी क्लासेस होंगी बजट की, तो मैं उसमें आपको बताने का प्रयास करूंगा, या जब इकोनॉमी की क्लासें होंगी तो आपको मैं समझाऊंगा ये डिफिसिट के बारे में कि फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, बजटरी डिफिसिट क्या होता है ना, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है। तो घाटे के बहुत प्रकार हैं, इसमें 4 घाटे आपको बताए गए हैं, वो आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर फिजिकल डिफिसिट आई होप समझ गए होंगे आप सब। फिजिकल डिफिसिट 4.4% है ना, 4.4%। उसी तरह से आपका रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा निकालना बहुत आसान होता है। राजस्व घाटा में क्या होता है, राजस्व घाटा में राजस्व आय और व्यय, राजस्व आय और व्यय, ये जो घाटा है ना, ये घाटा से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारा डिफिसिट का है, ये पैसा कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो रहा है। ये लायबिलिटीज है ना हमारे, ये लायबिलिटीज हैं, जो जितना परसेंट ये है, ये सब लायबिलिटीज है देश पर, है ना। उसकी पूर्ति करनी पड़ रही है, जिसके कारण से देश को उधार लेना पड़ रहा है ना। तो आप देखो यहाँ पर राजस्व घाटा, जितना राजस्व आय हुआ, राजस्व घाटा कैसे निकलेगा, जो रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दोनों को माइनस करेंगे। यदि रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपका घाटा है, पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है ना। तो राजस्व घाटा यहाँ बता रहा है 1.5 बता रहा है परसेंटेज में, है ना। मतलब जितना आय हुआ था राजस्व आय, उससे ज्यादा खर्चा हुआ, ज्यादा खर्चे का प्रोग्राम है ना, बजट किया गया, इसलिए 1.5 दिखा रहा है। तो रेवेन्यू डिफिसिट आपका 1.5% है, फिजिकल डिफिसिट 4.4% है ना। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, प्रभावी जो है, प्रभावी देखो, और ये थोड़े कम है, ये अच्छी चीजें हैं, 0.3% है, 0.3% प्रभावी राजस्व घाटा, है ना। प्रभावी राजस्व घाटा आपको कितने हैं, 0.03% है, सॉरी 0.3% है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्राइमरी डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट में अच्छी बातें हैं कि ये 1 से कम है प्राइमरी डिफिसिट, ठीक है। तो हमारी उधारी वाला प्रोसेस भी थोड़ा घटा है। प्राथमिक घाटा जो होता है ना, प्राइमरी डिफिसिट जो लाया गया था, वो बजट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाया गया था, है ना। बजट में ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, इसके लिए प्राइमरी डिफिसिट लाया था। इसमें क्या होता था कि ब्याज अदायगी को माइनस किया जाता है, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट में ब्याज अदायगी को माइनस कर दिया जाता है, तो ये प्राइमरी डिफिसिट निकल जाता है। तो ये देखो 0.8% आपका 0.8% प्राथमिक घाटा है, फिजिकल प्राइमरी डिफिसिट है, ओके। तो ये घाटे की प्रवृत्ति, इनका परसेंटेज आपको याद रखना है ना। चीजों को समझना है इकोनॉमिक्स में, तो आप बजट अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम बात करेंगे आप सबों से
यहाँ पर अब आप देखिए व्यय, मैं आपको बताया था कि अमाउंट में भी मैं परसेंटेज में वहाँ पर व्यय बताया था। यहाँ पर देखिए ये अलॉटमेंट आप देखिए, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। डिफेंस में कितना खर्चा हो रहा है, 4,91,732 करोड़, है ना। यहाँ नीचे रुपीज करोड़ में ये बताया गया है, यहाँ देखिए रुपीज करोड़ में बताया गया है ना। तो 4,91,732 करोड़ डिफेंस में खर्चा होगा। ग्रामीण विकास में आप देख रहे हैं 2,66,817 करोड़, है ना। उसी तरह गृह मंत्रालय 2,33,211 करोड़ है। कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रम या कार्यकलाप में 1,71,437 करोड़। उसी तरह एजुकेशन पे आप देखिए 1,28,650 करोड़, ठीक है। हेल्थ पर आप देखो, हेल्थ पर जो खर्चा है उसको आप देखिए 98,311 करोड़, है ना। शहरी विकास कार्यक्रम पे कितना हो रहा है, 96,777 करोड़ हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी पर जो खर्चा हो रहा है या दूरसंचार पे, उसको यहाँ पर देखिए, है ना, 95,298 करोड़ खर्च करने का बजट किया गया है इस बार। ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए 81,174 करोड़। वाणिज्य और उद्योग देखिए तो यहाँ पर 65,353 करोड़ हो गया। समाज कल्याण सोशल वेलफेयर पर देखिए एक अच्छा खासा अमाउंट 60,052 करोड़ है। वैज्ञानिक विभाग में 55,679 करोड़ रुपया बजट अलॉट कर दिया गया है, ये इन पर खर्च किया जाएगा, है ना। तो आई होप ये बजट की प्रमुख बातें थी जो मैंने आप सबों से शेयर किया। नवीन बजट 2025-26 का बजट मैं फर्स्ट में भी बताया था, लास्ट में भी बोल रहा हूं कि इस बजट से सामान्य लोग जो परीक्षा की तैयारी नहीं करते वो भी इसे देखकर समझ पाएंगे कि बजट में क्या है, मुख्य बातें क्या हैं, किसको क्या फायदा मिला। दूसरी ओर जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बेहद जरूरी है देखना, क्योंकि बजट से प्रश्न रहते हैं, निश्चित तौर पर प्रश्न रहते हैं। और आप आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी बजट को समझ पाएंगे और आने वाले परीक्षा के जो भी प्रश्न होंगे, क्योंकि ये बजट ना साल भर काम आएगा, ये पूरे साल के लिए आपका उपयोगी होगा, है ना। तो इसको बार बार देखेंगे और चीजों को समझेंगे आप और याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि भाई ये जो स्टडी विद सुधीर चैनल में जो फ्री कोर्स या फ्री लर्निंग की जो एक मुहिम चालू की गई है, उससे सब लोग जुड़ें, फटाफट जुड़ें, लोगों को बताएं, ताकि ये कार्यक्रम आपका चलता रहे और बेहतरीन कंटेंट आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए मिलता रहे। ओके, तो इसी के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं सेशन। आप सबों का धन्यवाद सपोर्ट के लिए और मोटिवेशन के लिए। ओके, धन्यवाद।